पिताजी के कर्म थे। उन्होंने पूरे जीवन में पटवारी पद पर रहते हुए कभी कोई रिश्वत नहीं ली थी। जी। और जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया उसी दिन मैंने समय सारणी बना करके अपने काम को अंजाम देना शुरू किया था। जितने भी शिक्षक साथी मेरे साथ रहे उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला और 27 साल 4 माह 11 दिन की अनवरत सेवा मेरी 6 में रही। 27 दिसंबर 2004 को माननीय नवीन जी जैन IAS, जो कि यहाँ पर उस समय SDM थे, उनका मेरे विद्यालय में आगमन हुआ। उनसे परिचय हुआ, मैंने विद्यालय का अवलोकन करने के लिए कहा तो उन्होंने अवलोकन करने के बाद मुझे SDM कार्यालय में आने का निमंत्रण दिया और मुझे नई ऊंचाइयां देने में या मेरी पहचान को बनाने में यदि मैं ये कहूँ कि माननीय नवीन जैन साहब का बहुत बड़ा योगदान था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज भी उनसे बात होती है तो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। मेरे रिटायरमेंट के अवसर पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश मेरे लिए भेजा है जो कि मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। मैं ये कार्य नहीं कर पाता जी। और आज अगर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मिली है तो उसमें मेरे परिजनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी राजकीय सेवा में है तो उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहा है। और बड़ी CBO कार्यालय की जब स्थापना हुई थी जी। 4 जुलाई 2011 को, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अनूपगढ़ से अलग होने के बाद मुझे मिला। तो 4 साल तक मैंने यहाँ स्कूल टाइम के आगे पीछे कार्य किया और यहाँ उसके कार्यालय को भी स्थापना करी और आज भी 90% अपने प्रोजेक्ट पूरे कर पा रहा हूँ। 10% अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रहना चाहिए था और कोशिश ये करूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद में जो मेरे बचे हुए कार्य हैं विद्यालय या बच्चों के प्रति, उनको भी मैं कार्य रूप देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक टीचर ने, आप जानिए, पढ़ाई नहीं की, भविष्य को गढ़ने का प्रयास किया। जी हाँ, आज ऐसे ही उदाहरण गरसाना मंडी में है। हमारे खास शख्स हैं पॉडकास्ट के जो मिलवाने जा रहे हैं, दर्शन जी कर 31 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन मन में आज भी वही लालसा है कि बच्चों के प्रति क्या कुछ नया किया जाए, बच्चों को क्या नया दिया जाए, बच्चे विकसित हों, नवाचार हो बच्चों में, तमाम चीजें गर्भ सामने इस क्षेत्र को दी है। आज इनकी जीवनी से लेकर तमाम परिचय आपका करवाएंगे, कैसे इन्होंने टीचर लाइन से शुरुआत की, पहले क्या था इनका और मन में क्या सोच थी, जब टीचर लाइन में आए तो इनके मन में क्या कुछ लालसा चली बच्चों के प्रति, तमाम चीजें समझेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आपकी जीवन परिचय से, किस प्रकार दर्शन गर्ग की शुरुआत होती है? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर से हुई और हमारे पिताजी जो है वो राजकीय सेवा में थे, सिंचाई पटवारी थे। उनका एक ही कथन था कि मैं पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, रिश्वत ना मैंने आज तक दी है और ना ही मैं लूंगा, और नौकरी लगना नहीं लगना ये आपका काम है। हम 3 भाई हैं और तीनों की तीनों हम राजकीय सेवा में थे। बड़े भाई साहब इंद्रजीत गर्ग जो कि BSNL से SDO पोस्ट से रिटायर हुए और अमरजीत जो मेरे से बड़े हैं वो रेलवे में इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुए और अब मेरी सेवानिवृत्ति हुई है। कहीं ना कहीं पिताजी के कर्म थे। उन्होंने पूरे जीवन में पटवारी पद पर रहते हुए कभी कोई रिश्वत नहीं ली थी जी। और वो सदैव गरीब जो किसान थे उनके प्रति समर्पित रहे थे। तो उनके आदर्श को मानते हुए हमने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। MD कॉलेज से मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जी। MPhil मैं अजमेर से करके आया था जी। और MCOM में मैं राजस्थान में 3रे नंबर पर था जी। और MPhil में मैं राजस्थान टॉपर रहा हूँ। SD कॉलेज में 1 साल तक लेक्चरर आर्थिक प्रशासन के पद पर रहा और सर्वप्रथम जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6DD में 11 मार्च 1995 को हुई थी। उसके बाद में जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक अलग सा वातावरण दिखाई दिया। विद्यालय में संसाधनों का अभाव था,
मानवीय संसाधन के रूप में हम 5 लोग थे और भौतिक संसाधन नगण्य थे। तो पहला काम यही था कि इस विद्यालय के स्ट्रक्चर को सुधारना है। जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया उसी दिन मैंने समय सारणी बना करके अपने काम को अंजाम देना शुरू किया था। जितने भी शिक्षक साथी मेरे साथ रहे उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला और 27 साल 4 माह 11 दिन की अनवरत सेवा मेरी 6 में रही। उस दौरान विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक में कन्वर्ट हुआ, फिर उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हुआ और यहाँ भौतिक विकास भी हुआ। विद्यालय के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सेंटर भी हम लोग लेके आए। आदर्श के रूप में सेवा काल के दौरान मैंने श्री महेंद्र जी चौधरी, जो कि हमारे डीपीपी के अंदर परियोजना अधिकारी थे, उनको मैं मानता हूँ। उनके विचार आज भी मुझे प्रेरित करते हैं। मेरा ये मानना था कि टीचिंग लाइन में यदि आप आ रहे हैं तो कम से कम मर्यादाओं का पालन आपके पास होना चाहिए। श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। इसी सेवा काल के दौरान 27 दिसंबर 2004 को माननीय नवीन जी जैन आईएएस, जो कि यहाँ पर उस समय एसडीएम थे, उनका मेरे विद्यालय में आगमन हुआ। उनसे परिचय हुआ, मैंने विद्यालय का अवलोकन करने के लिए कहा तो उन्होंने अवलोकन करने के बाद मुझे एसडीएम कार्यालय में आने का निमंत्रण दिया और मुझे नई ऊंचाइयां देने में या मेरी पहचान को बनाने में यदि मैं ये कहूँ कि माननीय नवीन जैन साहब का बहुत बड़ा योगदान था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज भी उनसे बात होती है तो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। मेरे रिटायरमेंट के अवसर पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश मेरे लिए भेजा है, जो कि मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ध्येय यही रहा कि गरीब बच्चों के लिए हम कुछ करें। तो यहाँ 27 साल सेवा देने के बाद मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रावला मंडी गया जी। वहां भी मुझे यूं लगा कि मुझे कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। तो वहां मैंने 3.5 साल की जो सेवा दी, उस दौरान मैंने भौतिक विकास भी करवाया है। अभिलेख संधारण बिल्कुल नए सिरे से महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए किया जाना था, तो वो भी मैंने सारा किया। और वहाँ बच्चों का जो स्तर था, गरीब तबके के बच्चे ज्यादा वहाँ अध्ययनरत हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाने का प्रयास किया वहां पे। तो मुझे लगता है कि मैं अपने 31 साल की जो सेवा हुई उसके दौरान मैंने अपना श्रेष्ठ देने का ही प्रयास किया है। कई प्रधानाचार्य जिनको मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने मैंने उनके साथ अच्छा काम किया। श्री नवल कुमार जी मदान बहुत अच्छे संचालक थे, अच्छे मार्गदर्शक थे, उनका भी मेरे को साथ मिला। अच्छे ढंग से हमने कार्यों को संपादन किया। यहाँ रावला के अंदर हमारे पीओ विद्यालय के अंदर विनोद कुमार जी, उनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित हुआ। हालांकि कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से वो कार्यों को संपादन करवाने के लिए अपना कार्य करते रहे हैं। मैं मेरे परिवार की बात करूं तो परिवार के सदस्यों की ओर से मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, तभी मैं समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर पाया। विद्यालय से आने के बाद लगभग ये मान लीजिए कि 1 घंटे तक छोटे मोटे घरेलू काम धंधे करने के बाद में मंदिर वगैरह जा करके आ करके फिर मैं विद्यालय में काम को पूरा करता था। रात को 11 बज जाते थे, सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और आज भी मैं 4 बजे ही उठता हूँ। तो कार्य संपादन घरेलू काम भी के साथ साथ में मैं राजकीय कार्य भी घर पे ऊपर कक्ष बना हुआ है, वहां पर कंप्यूटर के ऊपर अपने कामों को करता रहता था। तो परिवारजनों का अगर सहयोग नहीं होता तो शायद मैं ये कार्य नहीं कर पाता जी। और आज अगर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मिली है तो उसमें मेरे परिजनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी राजकीय सेवा में है, तो उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहा है और बड़ी इस बात की खुशी होती है कि मैंने जो भी काम करने चाहे उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। किसी भी टाइम में जाऊं, किसी भी टाइम अपना काम कर रहा हूं। और यहाँ सीबीओ कार्यालय की जब स्थापना हुई थी
जी 4 जुलाई 2011 को। तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अनूपगढ़ से अलग होने के बाद मुझे मिला। तो 4 साल तक मैंने यहाँ स्कूल टाइम के आगे पीछे कार्य किया और यहाँ विद्या उसके कार्यालय को भी स्थापना करी। और आज भी मेरी पोजीशन ये है कि किसी भी तरह का कोई किसी शिक्षक साथी का या किसी प्रधानाचार्य का कोई समस्या के संबंध में कोई मेरे पास में फ़ोन आ जाता है, तो मैं फ़ोन अटेंड ज़रूर करता हूँ। किसी भी टाइम में अगर मान लीजिए मैं नहीं कर पाया तो मैं कॉल बैक करता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। आज भी बहुत सारी समस्याएँ ऐसी हैं जिनमें मुझे मेरे से परामर्श माँगा जाता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं ज़्यादा विद्वतापूर्ण हूँ, ये है कि जो लोग मेरे संपर्क में हैं, तो उन्होंने मेरे को मान-सम्मान दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो। बच्चों के विद्यालय में जो बच्चे हैं, उनके हित में काम करने का मुझे बहुत अवसर मिला, लेकिन हालाँकि मैं 90% अपने प्रोजेक्ट पूरे कर पा रहा हूँ। 10% अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रहना चाहिए था और कोशिश ये करूँगा कि सेवानिवृत्ति के बाद में जो मेरे बचे हुए कार्य हैं विद्यालय या बच्चों के प्रति, उनको भी मैं कार्य रूप देने का प्रयास करूँगा। मुझे कुछ शिक्षक साथियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। ओम प्रकाश जी बेनीवाल जो कि 2018 में रिटायर हुए, छायाडिटी में मेरे साथ थे। हर कदम पर उन्होंने साथ दिया। जो भी मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का था जी और हमारे विद्यालय के अंदर एक पहला विद्यालय था ब्लॉक के अंदर, जहाँ प्रोजेक्टर से हम लोग शिक्षण कार्य करवाते थे। और विद्यालय में साउंड सिस्टम, प्रत्येक कक्ष में साउंड सिस्टम था। और श्री मदन सिंह जी शारीरिक शिक्षक मेरे साथ थे, वो हारमोनियम के ऊपर प्रार्थना कराया करते थे, बहुत ही रुचिकर प्रार्थना होती थी। जी तो वहां से हमने इस विद्यालय को थोड़ा ऊंचाइयों की ओर नवाचार के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। नवीन नवाचार विद्यालय में हम करते रहते थे कि बच्चों को कुछ ना कुछ मिले। जी इसके अलावा नवल जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका मुझे मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला। टीचर साथी मुकेश जी अरोड़ा जो कि आज भी मेरे साथ हैं, शेर सिंह जी, ये भी दूसरे विद्यालय में थे लेकिन मेरा सहयोग ये करते रहे। अगर मैं छः की बात करूं तो ममता जी जो अब लेक्चरर बन गए हैं, जी 15A में कार्यरत है। निशा अग्रवाल जो कि व्याख्याता अंग्रेजी रायसी नगर में कार्यरत हैं। मनीष जी कुलचानिया जो कि इस समय वाइस प्रिंसिपल हैं, वो रायसी नगर में कार्यरत हैं। तो एक टीम मुझे मिली। हालांकि मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पद पे नहीं था, एक सामान्य अध्यापक के रूप में कार्यरत था, जी लेकिन मुझे लीड रोल इन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। हर कदम पर मुझे इनका सहयोग मिला, जिसकी बदौलत मैं अपने कार्य क्षेत्र में न्याय कर पाया और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैंने किया। जी और माइंड में ये रहता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है। विद्यालय में चाहे कार्यालय की सजावट का कार्य हो या वातावरण में सुधार का कार्य हो, कहीं मुझे लगा कि यहाँ टूट फूट हो रही है तो मैं कई बार मैं खुद ही लग जाता हूँ और कई बार मिस्त्री को बुला करके उससे काम करवाना है तो उससे काम करवा लेता हूँ। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग के प्रति एक समर्पण रहा। जी लेकिन ये जो समर्पण था, ये मेरे अकेले की इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं था, मेरे साथियों का जो सहयोग था जी उसका परिणाम था कि मैं बहुत अच्छा कर पाया। और आज मेरा जो बेटा है वो IIT करके पेटीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे कार्यरत है। छोटी बेटी जो है वो BAMS ग्वालियर से कर रही है, 3 महीने बाद में वो डॉक्टर बन करके घर आ जाएगी। बड़ी बेटी RPSC की तैयारी कर रही है, जो कि MSc एग्रीकल्चर से है, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में उसने MSc करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मैंने कार्य किए उसका परिणाम है कि आज मेरे बच्चे जो हैं वो अपने कैरियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। सर, अगर बात करें जैसे पहला शिक्षक चुना जाता है, उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या रहती है? राजकीय सेवा में आने का तो एक लक्ष्य था कि मुझे राजकीय सेवा में जाना ही है। तो जब मुझे पहली बार अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो 3 स्थानों पर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तो तब एक प्रसन्नता का विषय था कि मैं राजकीय सेवा में प्रवेश कर पा रहा हूँ। थोड़ी झिझक मन में थी कि भाई मैं एक शिक्षक बनने जा रहा हूँ, पता नहीं वहां के आचरण के मर्यादाओं का पालन कर पाऊंगा अथवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे मेरे खुशी का पल था कि
और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बेरोजगार था। एमकॉम तक मैंने शिक्षा प्राप्त करी, एमफिल किया, उसके बाद में मैंने बीएड किया। जो राजकीय सेवा मुझे पहले मिलनी चाहिए थी वो देरी से जरूर मिली। तो कहीं ना कहीं 15 फरवरी 1994 को शादी हुई। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा धर्मपत्नी के आने के बाद। मतलब लक्ष्मी घर में आने के बाद में सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं खुशी के पल थे मेरे लिए। जी सर, कोई ऐसा छात्र बताएं जिसकी सफलता पर आपको सबसे ज्यादा गर्व हो। 25 AS में एक बालिका, जब मैं 95 में यहाँ विद्यालय में आया था, तो एक छोटी सी बच्ची पहली क्लास में पढ़ने के लिए आती है। उसका बैठने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, मुझे लगा कि ये जो बच्ची है ये बहुत कुछ कर सकती है। मुस्लिम समाज की बच्ची थी जी और मैंने उस बच्ची को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गाइड किया। 5वीं में आ गई, 8वीं क्लास में उसने अपनी कक्षा को टॉप किया था। 8वीं के बाद में, चूंकि ये विद्यालय उस समय उच्च प्राथमिक स्तर पे था, तो रजीना बानो उस बच्ची का नाम है, तो उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। मैंने एक दिन पूछा, मिली मेरे को, मैंने पूछा, बिन 9th क्लास में कहाँ पढ़ोगी? क्या जी, मेरे पापा ये कह रहे हैं कि मेरे पास में आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैंने उसके यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्यवस्था करी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक उसका सहयोग किया। जी साइंस उसने विषय मेरे मार्गदर्शन में चुना। उसके बाद में जब उसने +2 कर लिया तो मैंने उसको नर्सिंग का फॉर्म भरवाया। बाड़मेर से उसने नर्सिंग करी और आज वो नाहरावाली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। क्या बात है। तो वो बच्ची जो है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग, पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन पृष्ठभूमि उसकी बिल्कुल कमजोर थी। तो मुझे लगा कि मैं उसका कुछ सहयोग कर पाऊंगा। इसी प्रकार से एक दौलतराम नाम का लड़का था जो कि छैरेडी गांव में था। उसके पिताजी मिस्त्री थे और 8वीं पढ़ने के बाद में उसको मिस्त्री के काम में लगा लिया। तो एक दिन मैंने देखा कि वो मजदूर का काम कर रहा है, तो मैंने उसके फादर को घर पे बुलाया, आप इसको पढ़ा क्यों नहीं रहे? तो कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उस बच्चे की व्यवस्था अनूपगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करी और आज वो बच्चा एयरफोर्स में कार्यरत है। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनका कैरियर बनाया जी, केवल एक मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन रहा उनकी जिंदगी बनने में। हाँ, सहयोग। अभी इस विद्यालय के अंदर जहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, आज एक बच्ची से बात हुई तो उसके मन में काफी समय से ललक थी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन उसके मन में एक चिंता के भाव आ रहे थे। तो काफी दिन पहले मैंने उसको पूछा था कि सर, मैं +2 करने के बाद में आगे पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसको मैं आज ये कह के आया हूँ कि तेरी स्टडी पढ़ाई की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। जी तेरे को अगर कहीं ये लगे कि आर्थिक मदद की जरूरत है तो मैं हर बार तैयार रहूंगा आपके लिए। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड परीक्षा के फॉर्म की फीस नहीं भर पाते थे, तो उनकी फीस भी मैंने भरी। तो बच्चे आगे बढ़े, उनका कैरियर बने, बिल्कुल ये मेरे लिए सबसे खुशी के पल थे। आनंदित होता हूं मैं इन कामों को करके। होना भी चाहिए। जी सर। सर, अगर समय आपको पीछे ले जाए तो आप क्या नवाचार करना चाहेंगे। सर, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं तो बच्चों को यही नवाचार करवाना चाहूंगा कि वो शिक्षा के जो मोबाइल का जो उपयोग है उसका सदुपयोग करें, जी उसको शिक्षण कार्य में प्रयुक्त करें, ना कि अन्य कार्यों में। फेसबुक को चलाना, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग, इन चीजों पर ध्यान ना दे करके वो मोबाइल का उपयोग केवल अपने शिक्षण कार्य और अपने कैरियर को करने के लिए नवाचार करते हुए करें, ये मैं चाहूंगा। सर, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में नई क्या ऊर्जा आई, किस प्रकार, मान लो सेवानिवृत्त होने के बाद में आपने क्या फील किया कि अपने को यार एक तरफ से वो घर टूट गया आपका जिसमें आप 24 घंटे उपलब्ध रहते थे, आपका मन उपलब्ध रहता था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एहसास कब हुआ, जब हमारे प्रावधायी विभाग से, जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस होता है, राज्य बीमा होता है, जी वहां से एक लेटर आया कि आपकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, तो क्लेम के लिए आप आवेदन करें। तो तब मुझे लगा कि अब सरकारी पत्र आ गया तो मुझे सेवानिवृत्त होना होगा। जी बाकी मैं अब तक ये मान के आ रहा हूँ कि मेरे लिए
अ, आयु जो है वो एक संख्या है। जी आज मैं उतनी एनर्जी से काम कर सकता हूँ, उसी तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। और फ्यूचर की जहां तक बात रहेगी, तो मैं शिक्षा से ही जुड़ा रहना चाहूंगा। फैमिली के जो दायित्व हैं वो तो पूर्ण करने ही हैं, बिल्कुल। और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की ओर मैं थोड़ा सा रुझान अपना डालना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये सब कंप्लीट करने के बाद में बच्चे के जीवन में एक ऐसा तोहरा चौराहा आता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता। जी तो मैं उस क्षेत्र में उतरना चाहूंगा कि बच्चों का मार्गदर्शन हो कैरियर बनाने के लिए। इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्या कुछ देखने को मिलेगा, दर्शन घर किस रूप में दिखेंगे? कुछ नया ही होगा जो भी करूंगा। जो इस गढ़साना उपखंड को मान लीजिए या इस जिले को मान लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र जरूर चुनना चाहूंगा जो पहले यहाँ उपलब्ध नहीं है। उस क्षेत्र में मैं जाना चाहूंगा, और मेन उद्देश्य यही रहेगा कि बच्चों का, अभी भी बच्चों के प्रति ही लगाव रहेगा कि उनका कैरियर बने। छात्रों से मिला प्यार एक लाइन में क्या बताएंगे सर? छात्रों के लिए दो लाइनें मैं कहा करता हूँ हमेशा, कि एक तो श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। जी ये मैं ऐसे अपने शिक्षक साथियों से भी कहता हूँ। हम्म, और दूसरी मैं ये कहता हूँ कि आपका जो आचरण है वो आपके व्यक्तित्व का आईना है। आप जो भी आचरण कर रहे हैं उसे आपके परिवार के संस्कार जो है वो परिलक्षित होते हैं, सामने वाले को दिखाई देते हैं कि आप किस परिवार से हैं, आपका आचरण बता देता है। तो अपने आचरण को मर्यादा युक्त और संस्कारित बनाने का प्रयास किया जाए। सर इस सम्मान को आप किससे समर्पित करना चाहते हैं जो आपको मिला है? मैं इस संदर्भ में सर्वप्रथम अपने माता पिता, पिताजी मेरे शुरू से आदर्श रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महेंद्र जी चौधरी जो मेरे राज्य सेवा के दौरान मेरे आदर्श रहे हैं। और ये जो जिला स्तर पे मैं 5 बार सम्मानित हुआ, 4 बार, 5 बार मैं उपखंड स्तर पे सम्मानित हुआ, 3 बार मुझे ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला। जी और ये जो सम्मान मिले उससे बढ़कर के जो सम्मान ये है कि हर क्षेत्र में जहाँ किसी भी विद्यालय की अपन बात करें, किसी भी क्षेत्र की अपन बात करें, तो मुझे जो सम्मान मिल रहा है मैं ये उन लोगों को ही समर्पित करना चाहूंगा। आदरणीय नवीन जी जैन, जो कि आज भी मेरे लिए इंस्पायरिंग है, हम्म, उनके द्वारा हर क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया जाता है। गुड टच बैड टच किया उन्होंने चला रखा है, बच्चों के कैरियर गाइडेंस के लिए उन्होंने चला रखा है। इसी प्रकार से वो बच्चों का जो मस्तिष्क है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के कैरियर के लिए उस एज में आकर के बच्चे भटके नहीं, उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है। डॉक्टर सौरभ जैन उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्वों को मैं ये अपना सम्मान समर्पित करना चाहूंगा। सर हमने कई स्कूलों में ये देखा है कि जो सीनियर स्कूल तक होते हैं उन क्लासों का विजिट किया जाए तो आज भी हमें कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर कमियां जरूर नजर आती हैं। अक्सर जो बच्चे हैं वो उस लेवल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते जो मिलना चाहिए। कई बच्चों को आज एट्थ के क्लास, मैंने कई स्कूलों में ये भी चेक किया, एट्थ के क्लास के बच्चे को हिंदी तक भी नहीं पढ़नी आ रही। ये सबसे बड़ा विडंबना है उन स्कूलों की। उन टीचर्स और उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, या उनका तालमेल नहीं बैठता, क्या कारण रहता है? सर इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षा है, बच्चे का जो पाठ्य शिक्षा है, वो 3 पाए वाला जो स्टूल होता है उसकी तरह से होता है। एक पाया जो है वो माता पिता है, दूसरा पाया जो वो शिक्षक है, और तीसरा पाया जो है वो स्कूल का पाठ्यक्रम है। मैं ये चाहूँ कि मैं किसी भी छात्र को बदल सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माता पिता का उसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि माता पिता यदि आपको अध्ययन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और आपको पढ़ाई के प्रति रोक टोक कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल पे ध्यान मत दो, तो उसको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। क्योंकि गुरु की जो फटकार होती है वो माता पिता की फटकार से भी कहीं ज्यादा उपयोगी होती है। सोना तप करके कुंदन बनता है। एक बार इन बच्चों को ये लगता है कि हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं। अभी मैं मेरे विद्यालय की बात करूं तो अनुशासन के मामले में मैंने आज तक कभी समझौता नहीं किया है। बच्चों को जैसे ही मैं देखता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा अनुशासनहीन आचरण कर रहा है, तो मैं उनको डांटता हूँ। एक बार बच्चों को लगता है,
बच्चे मेरे बारे में कहते भी हैं कि सर जो है बहुत सख्त हैं और ये डांटते भी बहुत हैं। तो उसके पीछे एक कारण यही होता है कि बच्चा अपनी दिशा को नहीं भटके और वो कुछ ना कुछ ग्रहण करे, माता पिता का सम्मान करना सीखे, घर में उसका जो आचरण है वो परिलक्षित हो कि विद्यालय में बच्चा कुछ सीख करके आ रहा है, ताकि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सर कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे चुनौती बहुत सामने आ गई हो, चुनौती से निपटने के लिए दिल में ऐसे भी लगा हो कि यार चुनौती तो गलत आ गई, लेकिन फिर भी उससे आपने निपटा हो? सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी जीवन की बात करना चाहूंगा कि मैं एमकॉम कर रहा था और उस समय क्या था कि एक रिसर्च वर्क लिया जाना था, थीसिस उसको कहते हैं पेपर को। तो जिन गाइडर ने मुझे वो थीसिस का पेपर देना था, गाइड करना था, वो दिसंबर तक मुझे कहते रहे कि मैं टॉपिक दे दूंगा और दिसंबर में यूनिवर्सिटी के फार्म भरे जाते हैं। तो उस समय उन्होंने आकर कह दिया कि मेरे पास में कोई टॉपिक नहीं है। तो मुझे उसके स्थान पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स लेनी पड़ी और मार्च में एग्जाम, मात्र 2 महीने का समय बचा। तो मैंने उस विषय की पुस्तक लाइब्रेरी से ली और मैं रात को 2 बजे तक उसका नोट्स तैयार करता था। सुबह में 4 बजे उठ जाता था, उठ करके फिर नोट्स बनाने। 10 दिन में मैंने मुझे अच्छी तरह से याद है, 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक मैंने उस विषय के नोट्स बनाए, उसको पूरा रिवाइज किया। मेरा उस समय एक टारगेट था कि मुझे मेरिट में आना है और तब मुझे लगा ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। राजेश जी धिंगड़ा उस समय हमारे जो व्याख्याता थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि दर्शन क्या यहाँ आओ और मेरा कॉलेज के अंदर एक रूम है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है, आप वहां रहकर रहो, आराम से स्टडी करो, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो पहली चुनौती मेरे लिए वो थी। तो मुझे राजस्थान की मेरिट में तीसरा स्थान मिला और जिस सब्जेक्ट को मैंने चूज किया था 10 दिन के लिए मुझे तैयारी करने का अवसर मिला, उसमें मेरे 62% नंबर आए थे। थ्योरी का पेपर था और थ्योरी के पेपर में 60-65% नंबर उस समय लेना बहुत बड़ी बात थी। मायना रखता था और केवल राजस्थान में 3 ही फर्स्ट डिवीजन बनी थी और मेरे पूरे 60% अंक मिले। पहली चुनौती मेरी ये थी। सेकंड, जब मैंने राजकीय सेवा में प्रवेश किया तो अपना एक पहचान बनाने का मेरा एक टारगेट था कि मुझे साधारण शिक्षक के रूप में कार्य नहीं करना है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिल्कुल मैं शायद उतना नहीं उभर पाता अगर नवीन जी जैन मेरे विद्यालय में विजिट नहीं करते। उन्होंने मेरी जो विजिट पंजिका है उसके अंदर ये लिखा था कि दर्शन गर्ग की योग्यता का यहाँ पर सही उपयोग नहीं हो रहा है, इनका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिला। शुरू में जब मैं उनसे मिला तो मेरे मन में झिझक थी, लेकिन वो इतने लिबरल और इतने व्यवहारिक व्यक्ति अधिकारी हैं कि मेरे को बहुत कुछ सीखने से मिला, बहुत कुछ मोटिवेशन मुझे उनसे मिला, जिसकी बदौलत मैं अपनी पहचान बना पाया। और शिक्षक साथियों के जो प्रशिक्षण कैंप होते थे उसके अंदर मुझे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने को मिला। और उसके बाद में डाइट से मुझे महेंद्र चौधरी ने 1999 में जोड़ा। तो महेंद्र चौधरी ने जब मुझे वहां भेजा तो वहां गुरमीत जी बराड़, उनका मुझे मार्गदर्शन मिला। और अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सत्र में भी मैं जिला स्तरीय शोध का एक हिस्सा हूँ। बिल्कुल। और ये शोध कार्य जो करना था ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे विद्यालय को प्रभावित नहीं होने देना था। मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए गए विद्यालय समय के आगे पीछे, मैंने बीओ कार्यालय की स्थापना का कार्य किया तो वो भी विद्यालय समय के आगे पीछे ही किया था। तो ये काफी चुनौतियां इस तरह से, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपनी मेहनत, अपना काम करना है, उस मेहनत से काम करना है और परिणाम जो है ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा काम करूंगा तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा। बिल्कुल। सर पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में कितना अंतर मानते हो और क्या कुछ नवाचार हुआ है? क्या लगता है जो आए दिन टीचरों पे बोझ आ रहा है? परंपरागत जो हमारी शिक्षा थी उसमें देखो गुरु की भूमिका बहुत जबरदस्त होती थी। हमारी पिटाई भी होती थी, काम नहीं करके लाते थे तो प्रताड़ना भी मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब की जो शिक्षा है ये नवीन तकनीक के ऊपर आधारित हो गई है। इतने सारे मोड्स आ गए हैं, विशेष करके कोरोना काल की यदि मैं बात करूं तो वो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखे हैं। एआई अब आ रहा है, उसने और ज्यादा इनोवेशंस दिए हैं।
पहले हमारा जो ज्ञान था, हमारी जो शिक्षा थी, वो एक किताबों तक सीमित थी, जो बिल्कुल कि हमारे पाठ्यक्रम में लग रही थी। बाजार में जो किताबें मिल गई हम पढ़ लेते थे। लेकिन आज हमारे पास में इंटरनेट के माध्यम से हम एक उन चुनौतियों पूर्ण जो नवाचार हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अब तो जो शिक्षा है वो पूरी तरह से चुनौती और नवाचारों पर आधारित है, बिल्कुल। और जो आज के समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज के समाज और उन बच्चों को क्या संदेश रहेगा आपका, और क्या कहना चाहोगे अंतिम छोर पर, जो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने लगेंगे आपके वीडियो से या मार्गदर्शन से, उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे और माता पिता को कैसे मोटिवेट करोगे? माता पिता के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को है ना, जो अंकों की जो प्रतिस्पर्धा है, उससे बचाने का प्रयास करें। कहीं आपके बच्चे के 2 या 4 अंक कम आते हैं, तो दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करें कि उसके 95% नंबर आ गए, तेरे 90% ही आए हैं, वो 99 ले आया। आप तेरे 97 आए हैं, उसके 100 में से 100 आ गए, तेरे 94 ही आए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बेसिक ज्ञान है, बुनियादी जो ज्ञान है, वो ही आपके कैरियर बनाने के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होएगा। तो माता पिता को तो मेरा यही संदेश रहेगा कि बच्चों को स्ट्रेस ना देवें, तनाव नहीं देवें। अब बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो मैं सबसे पहला काम तो यही करना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता उनके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको समझें, उनकी भावनाओं को समझें। वो अगर आपको पढ़ाई के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो उसको अन्यथा नहीं लें, क्योंकि वो आपके कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और संस्कार, ये मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि बच्चों को जहां कहीं से भी मिले, अच्छा संस्कार ग्रहण करना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे आपके दादा दादी हैं, चाहे आपके नाना नानी हैं, या आपके समाज में, आपकी गली में, आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका हम अनुसरण करते हुए हम आनंदित होते हैं, और हमें लगता है कि इसका आचरण। और मैंने एक चीज और महसूस करी कि बच्चा जो है सबसे ज्यादा शिक्षक से अभिप्रेरित होता है। वो विद्यालय से घर आकर के शिक्षक की नकल उतारता है। बिल्कुल कभी माँ और पिताजी ने ये कहा कि बेटा ये ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, तो बच्चा ये बोलता है कि नहीं मम्मी, हमारे टीचर ने कहा है। तो वो टीचर को एक इंस्पायरिंग के रूप में लेता है, तो उसका आचरण टीचर के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल शिक्षक विद्यालय में जो कर रहा है वो सामने बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको प्रभावित करते हैं। मैं अब जब 31 तारीख को मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कल से, यानी कि 1 तारीख से, इन छोटे छोटे कमरों को, इन छोटे छोटे बच्चों को, इन कक्षा कक्षों को मिस करूंगा, जहां पर मैंने 31 साल अपनी सेवाएं दी। और आज भी वो परिदृश्य मेरे सामने आते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाडीडी। तो वहां तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैंने वहां राजकीय सेवा नहीं करी, बल्कि मैंने वहां अपनी सेवा को जिया था। आज भी छाडीडी विद्यालय के प्रति मेरा सम्मान है, और बहुत कुछ मैंने वहां किया। वो मेरे लिए एक राजकीय सेवा नहीं थी, मेरे जीवन का एक ध्येय था। 90% हिस्सा मेरी राजकीय सेवा का छाडीडी में गुजरा है। जी। और लोग ये कहते थे कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाडीडी का वातावरण अच्छा नहीं है, वहां कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा। वहां के गार्जियंस का, अभिभावकों का बहुत सहयोग मिला, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, बच्चों का सम्मान मुझे मिला। और उसके बाद में रावला रावला जब मैं पहुंचा हूं, तो ये भी एक इस तरह का वातावरण मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा था। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक नए वातावरण में हूँ। विशेष करके मैं, हमारा जो पीओ विद्यालय है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 PST, उस विद्यालय के स्टाफ की बात करना चाहूंगा। वहाँ जितने भी शिक्षक साथी कार्यरत हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, उनका सम्मान मुझे मिला, और हर कदम पर उन्होंने मेरे से परामर्श लेने का प्रयास किया कि इस मार्गदर्शन दीजिए, ये मार्गदर्शन दीजिए। तो वहाँ ये नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा अपनी विद्वता रख रहा था, वो मेरे लिए एक सम्मान था कि उनके पास में भी ज्ञान है, वो भी अद्भुत ज्ञानी हैं, उनके पास में नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो मेरा मार्गदर्शन ले रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मेरे सम्मान कर रहे हैं। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 PST B का जो स्टाफ है, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगा
ये 3.5 साल के कार्यकाल में कभी भी उन्होंने मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया कि कहीं मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने मुझे दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने तमाम जानकारी दी अपने भविष्य और जो बीता आपके साथ जीवन में, वो तमाम चीजें दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ दर्शन गर्ग जी। अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन एक शिक्षक के साथ साथ सामान्य जीवन भी जीना इन्होंने अपने आप में सीखा। बहुत कुछ नवाचार किए। इनकी एक मिसाल बनेगी और बहुत से लोग इन्हें देख के प्रभावित होते हैं, इनकी बातों से प्रभावित होते हैं। और नए बच्चे हैं जो स्पेशल तौर पे उनके लिए बहुत सी चीजें इस वीडियो में सीखने वाली। तो वो बच्चों से आशा करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।